हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधनाजी और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन को समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि आज का लेक्चर कुछ बड़ा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट को डील करते हुए हम चलेंगे, केवल फैक्ट नहीं बताएंगे आपको। देखिए, अगर हम इमरजेंसी को समझना है तो हमें कुछ चीजें ऐसी समझनी होगी जो इससे रिलेटेड है, क्योंकि इमरजेंसी में 44th अमेंडमेंट से कई चेंजेस हुए। तो अगर हम ये समझ लें कि ये चेंजेस क्यों हुए, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये चेंजेस करने पड़े, तो इन चेंजेस की रेलेवेंसी को हम समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी को समझने से पहले एक तो हमें यह समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है उसकी अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फेडरल सिस्टम होता है, एक यूनिटरी होता है। फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें दो गवर्नमेंट्स होती है, यूनिटरी में केवल एक गवर्नमेंट होती है। ये सब चीजें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर की बात करें तब हमें यह समझ में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फेडरल है और ना ही यूनिटरी है। ये जिसे कैसी वियर ने कहा कि ये क्वासी फेडरल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कहा जाता है कि ये सुई जनरिस है, मतलब ये अपने आप में ही एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने आप का अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की हम बात माने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि ना तो हम फेडरल एक्चुअल बनाना चाहते हैं, ना हम यूनिटरी बनाना चाहते हैं। हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं जो हर परिस्थिति में देश के काम आए और अच्छे से रन कर पाए। हर परिस्थिति का मतलब उनका था इमरजेंसी प्रोविजन को लेके। इमरजेंसी के टाइम में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से रन कर पाए देश को। अब अगर हम एक और अपना टॉपिक पिछला याद करें जिसमें हमने डिस्कस किया है सेंट्रल और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप का, तो उसमें भी हमने देखा है कि 3 लिस्ट होती है। डिवीजन ऑफ पावर जरूरी होता है फेडरल के लिए, ठीक है। अपने आप 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाता है स्टेट, यूनियन पे। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यूनियन पे यूनियन बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। यहां हमने एक टॉपिक ये भी देखा था, देयर आर सम सिचुएशंस इन विच पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। उसमें जो 249, 250 ये कई चीजें देखी थी। 250 इमरजेंसी की बात करता था कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो भी पार्लियामेंट पावर मिलती है लॉ बनाने की पार्लियामेंट को। तो ये एक जनरल सिनारियो है जिससे हमें ये आइडिया लगेगा कि इमरजेंसी प्रोविजन का इंपॉर्टेंस कितना है। अब देखिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो ये पार्ट 18 में दिया गया है। आर्टिकल अगर हम बात कर ले तो 352 से लेके 360 तक जो है वो बात करता है इमरजेंसी प्रोविजन की। अगर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स की इमरजेंसी एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट, नेशनल इमरजेंसी। सेकंड, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रेसिडेंशियल रूल भी इसको कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी कह लो, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह लो या प्रेसिडेंशियल रूल कह लो। नेशनल इमरजेंसी को डील करता है आर्टिकल 352, इसको डील करता है 356 और थर्ड जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। ये आर्टिकल डील करता है 360। यानी हम इसी वे में देखें तो इमरजेंसी 3 तरीके की दी गई है हमारे यहाँ। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या इसी को प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं 356 में, नेशनल इमरजेंसी 352 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, स्टेट इमरजेंसी कई बार लगी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है और लगेगी भी नहीं जल्दी। उसकी हम डिस्कस करेंगे अभी कि क्यों ये नहीं लगेगी। हम स्टार्ट करते हैं पहले नेशनल इमरजेंसी से। जो डील करेगा आर्टिकल 352 हमारा।
नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल बात करता है। इसके भी प्रोविजन को समझने से पहले, जैसे हमने कहा ना कि इमरजेंसी में कई चेंजेस हुए हैं पहले जो था और 44th अमेंडमेंट से, ये चेंजेस क्यों हुए, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी चीज किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो अभी तक 3 बार ये लगी है। पहली जो लगी थी ये 1962 में लगी थी और 1968 तक ये चली है। ये तब लगी थी जब चाइना से वॉर हुआ था, तो एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे ये इमरजेंसी लगी थी। इसके बाद हम बात करें तो 1971 में एक इमरजेंसी लगी पाकिस्तान से जब वॉर हुआ, और एक इमरजेंसी लगी 1975 में। 1975 में जो इमरजेंसी लगी, यही मेन इमरजेंसी का जो कहते हैं ना कि काला इतिहास जो है वो ये 1975 बताता है। एक्चुअली में 1971 में भी जो इमरजेंसी लगी थी ये भी एक्सटर्नल एग्रेशन पे लगी थी पाकिस्तान से वॉर की वजह से। ये चल ही रही थी, मतलब ये एंड नहीं हुई थी, और 1975 में इंदिरा गांधी जी ने एक इमरजेंसी लगा दी, और ये लगा दी उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। ठीक है, जितने भी ये कहा जाता है इमरजेंसी में लॉस का बहुत गलत उपयोग किया गया, वो सब लगभग 1975 के लिए कहा जाता है। ये दोनों इमरजेंसी 71 की खत्म नहीं हुई थी, 75 में तीसरी लगा दी गई, और ये दोनों बाद में खत्म हो जाके 1977 में। यह एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इंदिरा गांधी जी ने जब ये इमरजेंसी लगाई थी, हम फिर बोल रहे हैं, ध्यान रखिए किस ग्राउंड पे लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे इन्होंने लगाई थी तो एक्चुअली उस समय की सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि 1971 में इंदिरा गांधी जो थी बहुत अच्छी मेजोरिटी में आ गई थी। इसके बाद कई अमेंडमेंट किए थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में। इधर एक केस आ गया था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का। उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको खुद माना था कि इन्होंने अनलॉफुल मीन्स यूज किए हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने की है, ये चीजें चल रही थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे प्रेसिडेंट से कहा कि आप जो है वो इमरजेंसी इंपोज करो, और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी इंपोज कर दी। ये कैबिनेट का कहना नहीं था, ये जो कहना था वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी का था, जिसकी वजह से ये इमरजेंसी लगी है। इस इमरजेंसी के टाइम में ही, अगर पिछले लेक्चर आपने देखे हो आर्टिकल 22 पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था जिसको हैबियस कार्पस केस के नाम से जानते हैं, एडीएम जबलपुर, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर का जो केस था। उस केस में यही इमरजेंसी का टाइम था, और इस इमरजेंसी के टाइम में ही लोगों के फंडामेंटल राइट्स का बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ था। स्पेशली आर्टिकल 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इनके जो है वो वायलेशन हुए थे। तो ये सिनारियो था। अब हम देखते हैं करंट हमारा बेयर प्रोविजन जो है वो कहता क्या है नेशनल इमरजेंसी को लेकर, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में रहेगा कि चेंजेस करने क्यों पड़े, तब आपको ध्यान आएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 42nd अमेंडमेंट तक इंदिरा गांधी जी के टाइम के हैं, यानी 38, 39, ठीक है, 42 जो इमरजेंसी रिलेटेड अभी हम देखेंगे। 44 अमेंडमेंट ये इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई, मोरारजी देसाई सरकार ने किया, यानी कि जितने भी मिसयूज किए गए थे उन सभी को दूर करके अमेंडमेंट किए गए 44th में। तो 44th ऐसे याद रहेगा आपको। देखिए, हम 352 की बात कर रहे हैं, तो 352 में ये कहा गया है कि इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी है 352 में लगेगी। ये कौन लगाएगा? बोले प्रेसिडेंट लगाएगा। एक चीज तो क्लियर है कि इमरजेंसी लगाएगा कौन? प्रेसिडेंट लगाएगा। लेकिन कैसे लगाएगा? ये तब लगेगी जब इन राइटिंग में देंगे। कौन देगा? इन राइटिंग में कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर तो कैबिनेट में ही आ जाएगा, मतलब अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकता है प्रेसिडेंट से। जब कैबिनेट इन राइटिंग में ये देगी प्रेसिडेंट को कि एक ऐसी नीड है, एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिसमें इंडिया या उसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी के लिए, ध्यान रखिएगा वर्ड्स को, इंडिया या उसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी के लिए ऐसा बहुत जरूरी है कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए, तब प्रेसिडेंट लगाएगा। यानी प्रेसिडेंट लगाएगा तो किसकी रिकमेंडेशन पे लगाएगा? कैबिनेट जब देगा रिकमेंडेशन, वो भी कैसे देगा? इन राइटिंग। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए इन राइटिंग में रिकमेंडेशन आ गई, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगा दी, तो वो किन ग्राउंड्स पे लगाएगा? 352 में जो इमरजेंसी लगेगी वो 3 ग्राउंड्स पे लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन
आर्म्ड रिबिलियन। ये 3 ग्राउंड्स है जो आर्टिकल 352 में दिए गए हैं। पहला क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, आपसे कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी कौन सी होती है और इंटरनल इमरजेंसी कौन सी होती है। तो ये जो दो है ये कहलाती है आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी और ये कहलाती है इंटरनल इमरजेंसी। अब देखिए यहीं पे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन का भी डिफरेंस समझ लीजिए। वॉर तब होता है जैसे किसी कंट्री के साथ आपकी लड़ाई स्टार्ट हो गई है और आपने ये डिक्लेयर कर दिया है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन हो गया है कि वी आर एट वॉर विद दिस कंट्री, कि भाई हम जो है वो वॉर की पोजीशन में है। अगर डिक्लेरेशन कर दिया है तो वॉर है, डिक्लेरेशन नहीं किया है, लड़ाई चल रही है, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है। आर्म्ड रिबिलियन का मतलब होता है कि आपके कंट्री के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोगों ने विद्रोह कर दिया और शस्त्रों के साथ में कर दिया है। तो आज की डेट में 3 ग्राउंड हैं जिन पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबिलियन। यहां एक चीज याद रखिएगा कि इन ग्राउंड पे तो वो ग्राउंड है ही नहीं जिसपे इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। इंदिरा गांधी जी ने किस ग्राउंड पे लगाई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस पे। इन तीनों में तो है नहीं इंटर डिस्टर्बेंस। वजह क्या है? जो आर्म रिबिलियन है ये ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट से। आर्म रिबिलियन वर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट इन 1978। ठीक है, और इससे पहले यहां पे कौन सा वर्ड था? वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस उन्होंने हटाया और वर्ड क्या आ गया? आर्म्ड रिबिलियन आ गया। इतनी अगर हम बात करें सिंपल सी, तो हमें यह समझ में आता है कि इमरजेंसी कैसे लगती है। नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें, नेशनल इमरजेंसी लगती है अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे। रिकमेंडेशन कैसी होनी चाहिए? इन राइटिंग होनी चाहिए कि इंडिया की सिक्योरिटी जो है वो खतरे में है। किस खतरे से है? किस वजह से खतरे में है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबिलियन। इन 3 में से कोई भी अगर ऐसी वजह है तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये सिचुएशन जो है वो अराइज हो गई हो तभी ये इमरजेंसी लगेगी। इफ देयर इज एनी एप्रीहेंशन कि ये सिचुएशन अराइज हो सकती है, एप्रीहेंशन पे भी केवल ये लगाई जा सकती है। यानी कि दोनों तरफ, या तो सिचुएशन अराइज हो गई है तब भी लगाई जा सकती है, सिचुएशन अराइज नहीं है लेकिन ऐसी सेटिस्फेक्शन है कि ऐसी एप्रीहेंशन है, ऐसी चीजें हैं कि ये हो सकती हैं, तब भी आप इमरजेंसी लगा सकते हो। एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि एप्रीहेंशन पे भी लगाई जा सकती है। दूसरा, ये जरूरी नहीं है कि जब ये इमरजेंसी लगाई जाए तो पूरे इंडिया में लगाई जाए। ये इंडिया में लगाई जा सकती है, द होल ऑफ इंडिया, और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में आप लगा लो या उसके किसी पार्ट में लगा लो। तो इसमें अभी तक हमें नहीं लगता कोई टेक्निकल चीज हम लोगों ने डिस्कस की है। ठीक है, इसके बाद अब मान लीजिए प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन कर दिया नेशनल इमरजेंसी का। अब क्या होगा? अब हमें देखना होगा इसका अप्रूवल, कि इसका अप्रूवल कैसे होगा और ड्यूरेशन कितना होगा। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, क्योंकि देखिए इसका अप्रूव होना जरूरी है। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें धीरे से आप समझते रहिए साथ में। अप्रूवल की अगर हम बात करें तो अप्रूवल एंड ड्यूरेशन देखिए हमको देखना है। ये हमने देखा कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी, मान लीजिए आज उसने प्रोक्लेम की। जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, इमरजेंसी लग गई, स्टार्ट हो गई, लेकिन इसको अप्रूव कराना होगा किससे? बोथ हाउसेस से। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से आपको इससे क्या कराना होगा? अप्रूव कराना होगा। अप्रूव जो होगा वो होगा स्पेशल मेजॉरिटी से। यहां पर ये समझिए स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2 चीजें कंडीशंस पूरी करनी जरूरी होती है। पहला, जो टोटल नंबर है उसका मेजॉरिटी, मतलब हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, अगर किसी हाउस में 100 लोग हैं तो उसका मेजॉरिटी कितना हो गया? 51। ये तो हो गया टोटल नंबर का मेजॉरिटी होना चाहिए। इसके साथ प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तब ये कहा जाता है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया है। तो एक बार प्रोक्लेमेशन लगने के बाद ये कहा जाएगा? दोनों हाउसेज में पास होने के लिए जाएगा।
दोनों हाउसेस इसको पास करेंगे। पास करेंगे तो कैसे करेंगे? स्पेशल मेजॉरिटी से। और दोनों हाउसेस इसको कितने टाइम में पास करेंगे? तो उसके लिए टाइम दिया गया है 1 मंथ। पहले ये 2 मंथ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से इसको 1 मंथ कर दिया गया। यहां से भी याद रखिएगा, पहले कितना था? ये 2 मंथ था। यहाँ पे 44th अमेंडमेंट से कितना कर दिया गया? 1 मंथ कर दिया गया। तो दोनों हाउसेस से इसको पास होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और कितने टाइम के अंदर होना चाहिए? 1 मंथ के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लीजिए 1 मंथ के अंदर दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया, ठीक है, तो ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है बहुत बड़ी, कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया, उसके बाद ये दोनों हाउसेस से पास होने के लिए जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए 1 मंथ के अंदर, और एक बार अगर ये पास हो गया दोनों हाउसेस से, तब ये क्या होगा? 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक, यहीं पे एक चीज ये भी देख लेते, मान लीजिए हाउस से पास नहीं हो पाया, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 मंथ। अगर हाउसेस से पास नहीं हुआ, दोनों हाउसेस से पास हो गया, अब ये कितने टाइम के लिए हो गया? 6 मंथ। ठीक, अब 6 मंथ तो ये हो गया। मान लीजिए जिस समय ये प्रोक्लेमेशन लगाया गया है, उस समय जो है वो लोकसभा सेशन में ही ना हो, क्योंकि राज्यसभा तो जो है वो हमेशा ही रहती है सेशन में, वो तो अस्थायी सदन है। ठीक है, मतलब स्थायी सदन है, कभी विघटित ही नहीं होती है राज्यसभा। 2/3 मेंबर्स जो है उसके वो चेंज होते रहते हैं, वो सब पता है आपको। मान लीजिए लोकसभा सदन में नहीं है, राज्यसभा ने पास कर दिया। अब कंडीशन देखिएगा क्या क्या है, कि लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा ने ओके कर दिया, जो हमें दोनों हाउसेस चाहिए थे, राज्यसभा ने पास कर दिया है प्रोक्लेमेशन को विदिन 1 मंथ, लोकसभा सेशन में ही नहीं है। अब ये प्रोविजन कहता है कि जब भी नई लोकसभा जो आएगी, ठीक है, उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी, उससे 30 डेज इसको टाइम मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, नहीं भी कह सकते हैं, अगर आपका पिछला पढ़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं इसी वे में, तो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, 1 मंथ के अंदर होना चाहिए। अगर अलाउ हो गया तो 6 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा सेशन में ही नहीं है, राज्यसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा की जो नई सीटिंग होगी उससे 30 डेज के अंदर इसको अब पास कराना होगा, ये एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। मान लीजिए ये 6 मंथ के लिए तक सही था, ये सभी कंडीशन सही है। अभी अब लगता है कि नहीं, 6 मंथ से और ज्यादा हमको अभी इमरजेंसी ये लगानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रोसीजर को दोबारा फॉलो कर लीजिए, फिर 6 मंथ्स के लिए आप बढ़ा लीजिए। फिर आपको लगता है फिर 6 मंथ्स के लिए बढ़ा लीजिए, मतलब 6 मंथ्स करके आप बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बार 6 मंथ्स के बाद दोबारा 6 मंथ्स के लिए जब आपको बढ़ाना होगा, तो उसके लिए दोनों हाउसेस का आपको क्या चाहिए होगा? अप्रूवल चाहिए होगा। और ये जो अप्रूवल होगा ये कैसे होगा? स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है? टोटल मेंबर्स का मेजॉरिटी हो और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेंबर्स ने उसको जो है वो अप्रूव किया हो। तो ये तो सिंपल सा हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया अप्रूवल का और ड्यूरेशन का, कि अप्रूव कैसे होगा और ये ड्यूरेशन कैसे होगा। अब मान लीजिए इमरजेंसी को रिवोक कैसे किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था 62 में स्टार्ट हुई, 68 में खत्म हो जाके पहली, दूसरी 71 में लगी, चल रही है, तीसरी भी 75 में लग गई, अब दोनों साथ साथ चल रही हैं। कब खत्म हो जाएगा? 77 में। 6-6 साल इमरजेंसी चल रही है। तो इन सब चीजों को चेंज करने की जरूरत थी। हाँ, यहां पे जो भी हमने आपको बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी, ये भी 44th अमेंडमेंट से आया था। इससे पहले सिंपल मेजॉरिटी ही होता था। अब क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी 44th अमेंडमेंट से आया था, दोनों हाउसेस से जो पास कराना है। अब हम देख लेते हैं इसको रिवोक कैसे किया जाएगा। देखिए, एक तो प्रेसिडेंट कर सकता है अपने अगले प्रोक्लेमेशन से। प्रेसिडेंट ने लगाई थी, प्रेसिडेंट इसको क्या कर सकता है? रिवोक कर सकता है। पहले भी यही था, ये अभी भी है। 44th अमेंडमेंट से एक चीज और ऐड की गई है कि अब जो है वो लोकसभा जो है, ये अगर सिंपल मेजॉरिटी से ही, यहां भी देखिए एक टेक्निकलिटी आ गई कि जब इमरजेंसी लगनी है तब स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए है,
रिवोक करनी है सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। यानी लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन ले आती है कि इमरजेंसी अब हटनी चाहिए, प्रेसिडेंट तुरंत उसको हटा देगा। मतलब प्रेसिडेंट अपने आप से भी हटा सकता है, ये पहले से भी कॉन्सेप्ट था, ये बाद में ऐड किया गया कि लोकसभा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अगर कह देती है तब ये हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है और लोकसभा के मेंबर्स को ऐसा लगता है कि नहीं जो इमरजेंसी है ये डिसॉल्व होनी चाहिए, इमरजेंसी खत्म हो जानी चाहिए। तो इसके लिए 1/10 वाला आपने देखा होगा कि 1/10 मेंबर्स अगर जो है वो एक अपनी इन राइटिंग में एक कहते हैं कि एक सिटिंग आप बुलाओ लोकसभा की, ठीक है। वो सिटिंग कैसे आएगी? सिटिंग 2 कंडीशन इन्होंने दी है। अगर मान लीजिए लोकसभा चल रही है, सेशन चल रहा है, तो ये 1/10 लोग क्या कर सकते हैं, स्पीकर को दे दें कि भाई आप जो है एक मीटिंग बुलाओ, इमरजेंसी के पर्पज से हमें ये करनी है, 1/10 लोगों को कर दे। मान लीजिए सेशन अगर नहीं चल रहा है, अब आप प्रेसिडेंट को दे दीजिए। आप देखेंगे ये दोनों पॉइंट्स भी लिखे हैं 352 के 8 में शायद क्लॉज में। तो इन तरीकों से क्या होगा, फाइनली वही है कि लोकसभा जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अगर कह देगी तो ये क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। यानी बहुत सिंपल वे में हम देखें तो रिवोकेशन 2 तरह का हो सकता है, एक प्रेसिडेंट कर सकता है और दूसरा लोकसभा अगर सिंपल मेजोरिटी से कह देगी तब भी प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट उसको कर देगा। तो हमने देखा इमरजेंसी कैसे लगती है, उसका अप्रूवल कैसे होता है, ड्यूरेशन कितना होगा और कैसे रिवोक की जा सकती है। अब हम देखेंगे इसके इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए इफेक्ट को हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे एक तो हम इसके इफेक्ट देख सकते हैं सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है, आप ऐसे देख सकते हैं इफेक्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो 3 तरीके की रिलेशनशिप होती हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया और फाइनेंशियल हो गया। इसको आप देखेंगे तो 353 ये बात करता है, 354 ये बात करता है। यानी ये पावर जो है वो किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। बहुत एक टेक्निकल इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है 352 की, तो जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व नहीं होता है, ना सस्पेंड होता है, बल्कि स्टेट को तो पावर बनी ही रहती है, साथ में पैरेलल उसके पार किसको मिल जाती है, सेंटर को भी मिल जाती है। ये ध्यान रखिएगा, जो 356 से जब हम डिफरेंस देखेंगे तब ये चीज हमारे काम में आएगी। तो एक तो इफेक्ट इसका क्या हो सकता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप पे हो सकता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सेंटर के पास सेंटर यूज कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी कर सकता है, फाइनेंशियल भी कर सकता है। तो एक तो इसका इफेक्ट हमने इस पे देख लिया। एक हम इफेक्ट देख सकते हैं इफेक्ट ऑन नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। नेशनल इमरजेंसी के टाइम, ठीक है, जो लोकसभा है 1 ईयर याद रखिएगा, केवल दोनों ही केस में लोकसभा का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और स्टेट असेंबली का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी नेशनल इमरजेंसी का एक इफेक्ट ये पड़ता है कि लोकसभा का ड्यूरेशन और स्टेट असेंबली ये दोनों 1-1 साल के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। बट क्या ध्यान रखना है, इमरजेंसी जैसे ही खत्म हो जाएगी, अब उसके बाद जो मैक्सिमम टाइम होगा वो 6 मंथ्स होगा। यानी इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 मंथ से ज्यादा आप ना तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, ना स्टेट असेंबली का बढ़ा सकते हैं। तो एक तो इफेक्ट हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे आ गया, एक इफेक्ट हमारा पड़ा किस पे, लोकसभा और स्टेट असेंबली की ड्यूरेशन पे। अब हम देखेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खूब गलत होते हैं। गलत केवल एक पॉइंट पे होता है। अब हम देखेंगे इसका इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पे। देखिए फंडामेंटल राइट्स पे 352 का इफेक्ट की अगर बात करें तो 2 आर्टिकल हम डील करते हैं, 358 और 359। 358 कहता है कि अगर 352 का नेशनल इमरजेंसी जब लगा हुआ है तो जो आर्टिकल 19 है
ये अपने आप सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अपने आप जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। क्या? आर्टिकल 19। इसको सस्पेंड करने के लिए प्रेसिडेंट को किसी तरीके के प्रोक्लेमेशन की जरूरत नहीं होती है। टेक्निकल पॉइंट है वो देखिए। जो ये आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा ये केवल 2 ग्राउंड पे होगा, वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। आर्म्ड रिबिलियन टर्म जो है वो यूज नहीं किया गया है, ये भी कहा 44th अमेंडमेंट से था। जो आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा ये केवल सस्पेंड होगा वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन पे ग्राउंड पे। यानी अगर कोई आपसे पूछे कभी कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगी है आर्म्ड रिबिलियन के ग्राउंड पे, तो क्या आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा? नहीं। आर्टिकल 19 केवल सस्पेंड तभी होगा जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे जो है इमरजेंसी लगी होगी। दूसरा 359 में क्या है? ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 19 को छोड़ के बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है एट द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, हैबियस कॉर्पस याद कीजिए, सब सस्पेंड कर दिए गए थे। ठीक है, लेकिन यहां भी 44th अमेंडमेंट ने एक काम किया, अदर देन 20 एंड 21। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 कांट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 आप सस्पेंड नहीं कर सकते। किसमें कहा गया? 44th अमेंडमेंट से ये भी चीज आई। ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ अमेंडमेंट की बात कर लें, क्योंकि इधर तो हमने आपको सब बता, देखिए एक तरीका ये हो सकता है जहां जहां हमने आपको बताया है कि ये 44 से आया, ये 44 से आया, उसको एक जगह लिख लीजिएगा तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे और सही हो जाए। अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो यहाँ पे 38, 39, 42 एंड 44 ये 4 अमेंडमेंट जो है वो इसके साथ मेनली पढ़ लिए जाते हैं। 38 जो है ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता था। 38 अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया था। इन्होंने कहा था कि जो इमरजेंसी है ये किस ग्राउंड्स पे लगी है, इस ग्राउंड्स की वैलिडिटी को कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर में ही नहीं आता है, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। 38 में उन्होंने टोटल पावर अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने क्या किया? 34th को खत्म कर दिया, 38 को। मतलब 38 में जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, 44th अमेंडमेंट ने कह दिया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 39 की बात कीजिए, इंदिरा नेहरू गांधी वाला हमने केस बताया, उस समय आया था। 39 में जो अमेंडमेंट किया इन्होंने, इंदिरा गांधी ने, क्योंकि देखिए उसमें चैलेंज क्या किया गया था? यही चैलेंज किया गया था कि इन्होंने इलेक्शन जीता है करप्ट प्रैक्टिसेस से। इन्होंने एक अमेंडमेंट किया, उसके साथ कह दिया कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, स्पीकर हो गया, इन सभी पोस्ट को जब भी इलेक्शन हो गया, जैसे भी ये चुने जाएंगे, इनकी वैलिडिटी को जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता है। इसको बाहर कर दिया उन्होंने। बोले आप ये देख ही नहीं सकते हैं कि ये इलेक्शन हुए तो कैसे हुए, क्या हुए। 39 को भी खत्म कर दिया किसने? 44th ने। बोले नहीं, सब देखा जा सकता है। यानी 38 को और 39 को खत्म कर दिया किसने? 44th ने। कहा बोले नहीं, दोनों चीजें जुडिशियल रिव्यू में आती हैं। 42nd में एक माइन्यूट से चीजें चेंज की गई है। 44th में हमने आपको बता ही दिया है कि कितनी ज्यादा चीजें जो है वो सब 44 से ही आई हैं। जैसे आर्म्ड रिबिलियन हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी हो गया, 1 ईयर का कॉन्सेप्ट, 1 मंथ का जो ड्यूरेशन आया है, या 20 और 21 जो ऐड किया गया है, या 358 में केवल 2 ही वर्ड लाए गए। तो ये सब लगभग 44th का ही किया जा रहा है। तो ये कुछ अमेंडमेंट हो गए जो आप ध्यान रखेंगे इमरजेंसी के साथ। इतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है। अगर आप केस लॉ की बात करें 352 के साथ, तो 2-3 केस आप रेफर कर सकते हैं। पहले से आपको बहुत पढ़े हुए, नाम हम केवल लिए दे रहे हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण एक केस है जो इलेक्शन से रिलेटेड है। एक्चुअली में राजनारायण ये रायबरेली से हारे थे, इंदिरा गांधी जीती थी। इन्होंने इलाहाबाद में हाईकोर्ट में केस किया था। इनके इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जो है वो जजमेंट दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट अपील में गई। ये सब चीजें हुई, वो अलग की चीजें, ये ध्यान रखिए। दूसरा यहाँ पे एक केस आप याद रखिए, हैबियस कॉर्पस वाला।
शिवकांत शुक्ला वर्सेस एटीएम जबलपुर, क्योंकि वो भी पूरा इमरजेंसी से रिलेटेड है। 22 और मीसा के साथ हमने उसको डिस्कस किया है। इसके साथ आप एक केस याद रखिए, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू 38 में कहा गया, 44th अमेंडमेंट भी आ चुका था, इवन देन मिनर्वा मिल्स ने यही कहा कि नहीं, इन सब चीजों का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि किन ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगाई गई है, ये सब चीजें। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है हमारा नेशनल इमरजेंसी को लेके। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टेट इमरजेंसी। वैसे तुम सोचे थे आज ही अभी इस लेक्चर करने की, लेकिन ये ज्यादा हो जाएगा तो हम खुद नहीं करेंगे। तो ये नेशनल इमरजेंसी आप देखो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपसे स्टेट इमरजेंसी, और फिर हम कंपेयर करके दिखाएंगे आपको नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के डिफरेंस क्या क्या है। तो आई होप ये आपकी हेल्प करेगा कुछ। टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।